वेल बाबा लोग कैसे हो। तो मैंने फ्रॉम सीजन 4 का ट्रेलर दोबारा से देखा एंड आई फाउंड बंच ऑफ न्यू हिडन डिटेल जो सीजन 4 की कहानी को एक नया मोड़ देने का दम रखती हैं। सो अभी करते हैं ब्रेकडाउन अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, क्योंकि बस 3 हफ्तों के बाद हमें फ्रॉम सीजन 4 मिलने वाला है एंड मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आप लोग कितना बेसब्र हैं जरूर बताना वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कॉमेंट बॉक्स पर। वेल हमें हर जगह एक जैसे पेड़ नहीं देखने को मिल रहे हैं जो इस बार यहाँ ये न्यू कैरेक्टर एंट्री कर रहे हैं। दोनों ये अलग अलग पेड़ गिरा हुआ दिख रहा है, जबकि जिम और टैबिथा के टाइम पर बड़ा सा पेड़ गिरा देखने को मिला था उनके रास्ते पर। यस, ये चीज हमने शो में भी देखी है। टाउन में अलग अलग नेशन एंड लोकेलिटी के लोग आकर फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ही नहीं है फ्रॉमविले टाउन में। सो ऐसी कौन सी सुपरनैचुरल पावर है जो दुनिया में किसी भी लोकेशन के बंदों को उठाकर फ्रॉमविले टाउन में ले आ रहा है। मींस टाउन के पास ऐसा कौन सा मैजिक है जो टाउन के बाहर कहीं भी काम कर रहा है, या फिर ये बॉलीवुड पुनर्जन्म वाला हिसाब किताब इस्तेमाल किया है मेकर्स ने कि फ्रॉमविले टाउन का जो भी बंदा जहां भी पैदा होगा दुनिया में उसे वापस पुनर्जन्म देकर फ्रॉमविले टाउन में लेकर आओ कैसे भी। और ये डार्क मैजिक दुनिया के हर किसी कोने में काम कर रहा है। बाकी इन दोनों में से ये पादरी तो मारा जाएगा स्टार्टिंग में ही, जो हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है, लेकिन सोफिया बच जाएगी जो जूलिया डोयल ने ये कैरेक्टर किया है। यानी जो इसके साथ यानी फादरी के साथ न्यू गर्ल देखने को मिल रही है, इस कैरेक्टर का नाम सोफिया होगा। एंड नो डाउट सोफिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली सीजन 4 में। बाकी मेरे दिमाग में एक थ्योरी घूम रही है, सोफिया कहीं एलोइस का रीइंकार्नेटेड वर्जन तो नहीं है। एलोइस आपको याद होगा विक्टर की छोटी बहन जो मैसेकर वाली नाइट में अपनी मॉम मिरांडा के पीछे भागकर चली गई थी और विक्टर के अकॉर्डिंग वो मारी गई थी, पर ठोस सबूत नहीं है एलोइस के डेथ के। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एलोइस को जिंदा भी समझा जा रहा है, यानी वो सरवाइव कर गई होगी। बट अगर वो मर ही गई है तो मे बी एलोइस के रीइंकार्नेटेड वर्जन सोफिया का हो सकता है। एंड सोफिया को भी टाउन के बारे में बहुत कुछ पता होगा जो भी उसे मेमोरी रिकॉल नहीं हुई है। सो जैसे ही उसे मेमोरी रिकॉल होगी तो टैबिथा एंड जेड की तरह मेमोरी रिकॉल होगी, उसके बाद ये ह्यूज रोल प्ले कर सकती है यानी सोफिया। देखते हैं, ये जस्ट थ्योरी जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। बाकी हमने देखा विक्टर को मैन इन येलो के बारे में याद आ चुका है, जो उसने मैन इन येलो की पेंटिंग भी बना रखी है बहुत पहले और अपने फादर हेनरी को ये अपनी पेंटिंग दिखा रहा है। बट आप देखोगे तो विक्टर फिर ईथन एंड जेड को उस जगह पर लेकर गया है जहां मैन इन येलो ने अपने कपड़े उतार रखे हैं। एंड यहां हमें ट्रेलर में ही देखा था मैन इन येलो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, यानी बॉडी की सेफ शिफ्टिंग कर रहा था। एंड ये कॉन्सेप्ट ड्यून यूनिवर्स के सेफ शिफ्टर की तरह फील हुआ एक बार के लिए, क्योंकि वहां पर भी सेफ शिफ्टर किसी का भी रूप धारण कर लेते थे अपनी बॉडी को सेफ शिफ्ट करके। बाकी बैक टू द प्लॉट। सो विक्टर को यह भी पता होगा कि मैन इन येलो का एक्चुअल रियल फॉर्म क्या होगा। मींस विक्टर जानता होगा कि मैन इन येलो खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक भयानक मॉन्स्टर बन जाएगा, जो कि टीजर में मैन इन येलो का ये डायलॉग जो आया था कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज माय फेवरेट पार्ट। एंड ये चीज मैन इन येलो ने विक्टर से ही बोला होगा, उसे चिढ़ाकर कि ये शायद ये मंजर तूने पहले भी देख रखा है और अब मैं ये तुझे दोबारा से दिखाने वाला हूं और यही तेरी सजा है कि तू सामने ये सारी चीजें वही देखेगा जो तू पहले से देखते आ चुका है, यानी मैं इनको कैसे मारूंगा। क्योंकि विक्टर ने ये तबाही का मंजर शायद देखा ही होगा पहले। ऑल्सो मैसेकर वाली नाइट में भी शायद वो मैन इन येलो ही होगा जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई होगी एंड विक्टर ने ये सारा मंजर देखा होगा। एंड ये सब कुछ विक्टर को याद आ जाएगा या आ गया होगा सीजन 4 में ही, ट्रेलर में ही। तभी टीजर में हमें विक्टर को इतना सरप्राइज्ड एंड हेल्पलेस देख रहे हैं, जैसे रिग्रेट में हो कि इतने सालों से मुझे सब कुछ मालूम होने के बाद भी मैं हेल्प नहीं कर पाया किसी की भी, उल्टा डरा सहमा दब्बू बनकर बैठा रहा मैं। तभी आप विक्टर को यहाँ भी मैन इन येलो के कपड़े देखते वक्त इतना सरप्राइज्ड एंड टेंस्ड लुक में देख रहे होंगे, क्योंकि विक्टर ने रियलाइज कर लिया है कि मैन इन येलो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर हंट करने निकल चुका है और वो अब सभी को बहुत बुरा चुन चुन के मारने वाला है, जो कि विक्टर भली भांति जानता है। सो देखते हैं, ऐसा कुछ मंजर देखने को मिलता है तो मजा ही आ जाएगा, नहीं मिलता है तो जस्ट थ्योरी। बाकी टैबिथा के घर में हमने बुक्स को यहाँ वहां उड़ते देखा है, ऑल्सो खिड़कियां खुलती बंद होती देखी हैं। तो यहाँ ये इनविजिबल घोस्ट आखिर कौन है? देखो ये चीज हमने बहुत बार सुनी है फ्रॉमविले टाउन में ही कि कोई यहाँ मरता नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में वापस आ ही जाता है या उसकी प्रेजेंस हमेशा फील होती रहती है। लाइक बॉयड को फादर खातरी बार बार दिखता रहता है मरने के बाद भी, ऑल्सो उसकी वाइफ एबी भी दिखती रहती है। जेड को वो बारटेंडर मैन दिखता रहता है जो मारा जा चुका था, ऐसे ही और भी लोग हैं। सो इन माय माइंड ये जो इनविजुअल घोस्ट के रूप में वापस आया है, मे बी ये जिम हो सकता है एक बार के लिए, और जिम का ये घर में
हलचल मचाने के पीछे अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करने का तरीका होगा। तभी आप देखोगे ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने के बाद भी ये कोई भी लोग डर नहीं रहे हैं, वरना ऐसे में तो ये भाग जाते घर से निकलकर, बल्कि ध्यान से देख रहे हैं जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई इन्हें ये इंडिविजुअल घोस्ट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एंड जिम यहाँ में भी यहाँ कुछ ढूंढ रहा है जिसके जरिए वो कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला है या कोशिश कर रहा होगा जो टेबिथा को हेल्प कर सके या उसकी फैमिली को हेल्प कर सके। तभी वो ऐसे बुक की छानबीन कर रहा होगा, ऑल्सो अलमारियों के दरवाजों को भी खोले जा रहा होगा, यानी खिड़कियों को। सो देखते हैं बाबा। बाकी ट्रेलर में हमने यंग टेबिथा को भी देखा जो कि सीजन 3 का ही पार्ट है, क्योंकि टैबी को ही ये ड्रीम आया था जिसके बाद सबने एज्यूम किया था कि ये यंग टेबिथा ही होगी। बट उस दिन इस बच्ची को ऐसा क्या दिखा था जिसके बाद ये ऐसे चिल्ला रही थी, यानी स्क्रीम कर रही थी। बट ट्रेलर देखने के बाद अब क्लियरली हिंट मिल रहा है कि यंग टेबिथा ने स्केरक्रो देखा ही हो, क्योंकि ओल्ड सेटलमेंट में हमने स्केरक्रोज देख लिया है एंड ये जो लोकेशन थी ये भी ओल्ड सेटलमेंट के पास में ही है। ऑल्सो यहाँ पर तो ये अटैक करते भी दिख रहा है, यानी ओल्ड सेटलमेंट पर ट्रेलर में। एंड मे बी ये मोमेंट स्टार्टिंग का होने वाला है, मे बी सेकंड एपिसोड का, जहां टेबिथा को इन स्केरक्रो को देखकर अपना बचपन का वो इंसिडेंट याद आ जाएगा कि उस दिन इसी स्केरक्रो ने मुझे डराया था, जिसके बाद वो चीखी थी यहाँ इस छोटी सी वर्जन में, यानी यंग टेबिथा में। बट मिस्ट्री के ऊपर मिस्ट्री, ये अभी भी मिस्ट्री है कि यंग टेबिथा यहाँ इस टाउन में आई कैसे ये बच्ची। क्या टैबी भी स्टोरी वॉक कर सकती है जस्ट लाइक जूली, और टैबी जब आई तो उसके बाद फिर बाहर कैसे निकल गई, स्टिल ये भी मिस्ट्री है। बट पिछले साल कुछ फैन थ्योरीज आ रही थी कि ये टैबी का यंग वर्जन नहीं था, ये मिरांडा का यंग वर्जन था, इसलिए टैबी को ये ड्रीम आया था। सो तब स्केरक्रो अटैक इंसिडेंट के बाद मे बी टैबिथा को बहुत कुछ और मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि कैसे वो टेलीपोर्ट हुई थी बचपन में और फिर कैसे सेफली बाहर भी निकल गई थी। दैट्स वाई ये स्केरक्रो का सीजन 4 में इंट्रोड्यूस होने का पीछे ये मकसद एक बार के लिए हो सकता है यहाँ ओल्ड सेटलमेंट। सो इन स्केरक्रो की वजह से मे बी टाउन से बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है हम हमारे सर्वाइवर को सीजन 4 में। बाकी हमने देखा ट्रेलर में मिरिल हॉस्पिटल में बंधी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे वो सीजन 2 में बांधी गई थी डंजन प्लेस के अंदर, यानी उसकी स्पिरिट को रैंडल एंड जूली के साथ, जो कि ट्रेलर में मिरिल का ये सीजन 2 का मोमेंट भी कवर करा है। सो यहाँ आखिर मिरिल को क्या रोल होने वाला है और भला दोबारा से किसने मिरिल को यहाँ बांध दिया है। बट सवाल आता है क्या अकेली मिरिल ही बांधी गई है यहाँ पर, यानी हॉस्पिटल में, या अगेन रैंडल एंड जूली भी बांधी गई है सीजन 2 के उस मोमेंट की तरह। सो उसी हॉस्पिटल लोकेशन में ही अगर ये बंधे हुए हैं, मे बी जूली और रैंडल को भी बांधा गया होगा। एंड ये काम हो ना हो मैन इन येलो ही करने वाला है, क्योंकि मिरिल काफी पेन में देखने को मिल रही है और इस बार मिरिल की आंखें वैसे ही वाइट नहीं है जैसे पिछली बार हुई थी, जैसे डंजन प्लेस के टाइम पर देखी थी, नॉर्मल आई कलर ही देखने को मिल रहा है। सो ऐसा कौन है जो इन्हें पनिश कर रहा है इतना ब्रूटली। बाकी आप देखोगे तो बॉयड के पीछे ये कैलेंडर 1971 का लटका हुआ है, वो भी मार्च महीने का। एंड आप देखोगे तो बहुत सी डेट्स काटी जा चुकी हैं, सिर्फ 1-2 ही डेट्स बची देखने को मिल रही हैं। और इसी कैलेंडर को हम ट्रेलर में भी देखते हैं। ऑल्सो ये कैलेंडर प्रमोशन कर रहा है मॉरिस मोटेल का, यहाँ लिखा है छोटे शब्दों में बट क्लियरली विजुअल नहीं है इतना। वही मोटेल जो खाली बैनर के साथ देखने को तो मिलता है टाउन में, पर मोटेल गायब है, खाली बैनर देखने को मिलता है। तो क्या 1971 में ऐसी कोई घटना हुई है जहां से मोटेल को गायब ही कर दिया गया है? ऑल्सो ये मॉरिस कौन बंदा हो सकता है जिसके नाम पर ये मोटेल बना हुआ होगा? पर इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये कैलेंडर 1971 का अभी तक क्यों लटका हुआ है यहाँ फ्रॉमविले टाउन में। ना बॉयड ने देखा, ना किसी ने भी, ना हमने भी नोटिस किया। या फिर ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉमविले टाउन का टाइमलाइन 1971 के आसपास ही तो नहीं चल रहा है कहीं, मींस एक ही टाइमलाइन पर, और यहाँ ये स्टक हो चुका है ये टाइमलाइन। बाकी हमने देखा था सीजन 3 में हेनरी ने आते ही नोटिस किया था कि यहाँ से मोटेल क्यों गायब हुआ है। तो मोटेल से रिलेटेड कुछ हेनरी के साथ क्ल्यू देखने को मिल सकते हैं क्या? मे बी, क्योंकि ऐसा हेनरी का यहाँ फ्रॉमविले टाउन में होने का कुछ सेंस बनता नहीं है। कुछ तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हेनरी यहाँ पर सीजन 4 में, वो भी इसी मोटेल से रिलेटेड। एंड मॉरिस मोटेल ये टर्म के पीछे हेनरी कहीं ना कहीं कनेक्टेड देखने को मिल सकता है मे बी सीजन 4 में। तो देखते हैं बाबा, ये थी कुछ थ्योरीज ट्रेलर को दोबारा देखने पर जो कुछ मुझे हिंट हुआ है, यानी हिट हुआ है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो
नो प्रॉब्लम, इट जस्ट थ्योरी। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मेंबर्स ओनली एक वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ 1971 के मैसेकर वाली नाइट के इवेंट के ऊपर, तो उसमें बहुत सी अमेजिंग थ्योरीज होने वाली हैं। सो अगर आप सच्चे फ्रॉम लवर्स हैं तो यस जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेना, यानी मेंबर्स में ज्वाइन कर लेना, ताकि आप वो वीडियो आसानी से देख सको। मात्र 59 रुपए का छोटा सा सब्सक्रिप्शन पैक है।